जबोंग भारत की उन पहली कंपनियों में से एक रही है जिसने फैशन को ऑनलाइन लाने की कोशिश करी और ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहे। इन्होंने बहुत बड़ा अपना रेवेन्यू बहुत कम टाइम में बनाना शुरू कर दिया। 2014 में इनके पास करीब 25% मार्केट शेयर था और ना ही फ्लिपकार्ट इनकी कोई बड़ी कंपटीटर थी, ना ही मिंत्रा थी। ये इंडिया के सबसे बड़े फैशन जाइंट थे। लेकिन दोस्तों एट लास्ट आज की डेट में यहाँ पे जबोंग बंद हो चुकी है। इसे मिंत्रा ने खरीदा था और 2020 में इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो इस वीडियो में हम वो सब कुछ सक्सेस स्टोरी के बारे में इनके जानने की कोशिश करेंगे, कैसे जबोंग इतना पॉपुलर हुआ और वो सारी गलतियों पे बात करेंगे कि क्यों जबोंग बंद हो गया। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। Jabong.com से लिए उनके पास हजारों ब्रांड्स हैं। Praveen Sinha and Arun Chandra Mohan, the founder of Jabong.com. Alia Bhatt for Jabong. Free shipping, cash on delivery, 30-day free returns. Jabong.com. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑट। तो दोस्तों जबोंग की शुरुआत सबसे पहले भारत में करी थी अरुण चंद्र मोहन और प्रवीण सिन्हा ने। उन्होंने देखा कि इंडिया में फैशन इंडस्ट्री बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं है और लोगों को अगर नए ट्रेंड के कपड़े पहनने हैं तो उन्हें किसी स्टोर पे जाना पड़ता है। तो ये बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक उन्हें दिखाई दिया कि फैशन इंडिया में एक्सेसिबल नहीं है। अगर हम उस समय का मार्केट सिनेरियो की बात करने की कोशिश करें तो साल 2011 की ये बात है और उस समय तक फ्लिपकार्ट $150 मिलियन रेज करी थी और $850 मिलियन की कंपनी बनी थी। इतनी बड़ी भी जाइंट नहीं थी। मिंत्रा उसके पहले क्या कर रही थी कि वो गिफ्ट वगैरह बेचा करते थे और 2011-12 के साल में उन्होंने अपना पूरा मॉडल बदल के वो फैशन में आने की कोशिश की है। उस समय फैशन में और एक दो ब्रांड थे, जैसे कि ये भी हो गया और फैशन एंड फॉर यू हो गया। तो ये कुछ ऐसी 4-5 कंपनियां थी और उस समय तक अमेजॉन भारत में एंट्री नहीं किया था। तो मतलब यहाँ पे जबोंग के लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर था कि वो इंडियन मार्केट में आए और मार्केट को एक नया कुछ चेंज दे। दोस्तों आज की डेट में अगर हम देखें तो यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा जो फैशन ब्रांड है वो है मिंत्रा। लेकिन उस समय मिंत्रा और जबोंग का कोई बड़ा कंपटीशन नहीं था। जबोंग बहुत आगे चल रही थी। अगर हम एक डेटा से बात करें तो 2011-12 के साल में जबोंग का जो टोटल रेवेन्यू था वो था यहाँ पे 4 करोड़ रुपए और मिंत्रा का था करीब 65 करोड़ रुपए। और 2013-14 में अगर हम बात करें तो 527 करोड़ यहाँ पे जबोंग का टोटल रेवेन्यू था और यहाँ पे इनका 552 करोड़ ही था। तो मतलब कोई खास डिफरेंस नहीं था और जबोंग बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी। मिंत्रा का ग्रोथ बहुत स्लो था यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ टाइम बाद यहाँ पे 2 को-फाउंडर्स ने और ज्वाइन किया जबोंग को, लक्ष्मी पोटलुरु और मनु कुमार जैन। मनु कुमार जैन को हम सब जानते हैं, वो शाओमी इंडिया को हेड किया करते हैं। लेकिन उन्होंने भी कुछ टाइम बाद वो कंपनी छोड़ दी थी। जबोंग यहाँ पे अपने आप को पूरी तरह से इंटरनेशनल ब्रांड्स और इंडियन बड़े ब्रांड्स पे फोकस करने की कोशिश कर रही थी, अपने प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रही थी। जैसे कि इंटरनेशनल बड़े ब्रांड्स में हम बात करें तो डोरथी पर्किन नाम के इन्होंने ब्रांड को इंडिया में लाया। वहीं पे अगर हम बात करें इंडिया में रोहित बैल को इन्होंने अपने फैशन डिजाइनर की तरह यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे जोड़ने की कोशिश करी ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस मिल सके। ये कंपनी फोकस कर रही थी बहुत अच्छे से नए नए प्रोडक्ट्स में। वहीं अगर हम बात करें उसी समय मई 2014 में फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को एक्वायर कर लिया। अब यहाँ पे जबोंग को भी फंडिंग की जरूरत थी क्योंकि उन्हें मिंत्रा और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े जाइंट से यहाँ पे एक बड़ा कंपटीशन करना था। तो यहाँ पे रॉकेट इंटरनेट ने इस कंपनी को फंडिंग करी। दोस्तों रॉकेट इंटरनेट के बारे में हमें समझना थोड़ा जरूरी है क्योंकि वो इस वीडियो में बहुत ज्यादा रिलेटेड है। रॉकेट इंटरनेट एक कंपनी है जर्मनी की। वो क्या किया करती है कि कोई भी अगर सक्सेसफुल मॉडल यूएस और यूरोप में चल रहा है तो वो छोटे कंट्रीज जैसे इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, छोटे छोटे जो कंट्रीज होती हैं वहां पे वो सेम मॉडल इंप्लीमेंट कर देते हैं और जब वो बड़ी कंपनी उस जगह पे आती है तो वो इनके उस छोटे मॉडल को एक्वायर कर लेती है और इनको काफी बड़ा एग्जिट मिल जाता है। तो मतलब एक बड़े प्रॉफिट के साथ ये वो कंट्री छोड़ देते हैं। जैसे कि इन्होंने सिटी डील शुरू किया था यूरोप में जो कि ग्रुपॉन की कॉपी थी और जब ग्रुपॉन यूरोप में आया तो उन्होंने $126 मिलियन में यहाँ पे ग्रुपॉन को खरीदा था। तो इस तरह से ये कंपनी एक अच्छा एग्जिट लेके यहाँ प्रॉफिट से बाहर हो जाती है। तो इंडिया में भी उन्होंने कई सारे कंपनी शुरू की थी जैसे कि फैब फर्निश हो गया, ऑफिस यस हो गया। तो इस तरह से कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने इंडिया में भी शुरू की थी और जबोंग भी उसी में का एक पार्ट था कि उन्हें लगा कि जब यहाँ पे अमेजॉन इंडिया में एंटर करेगा या फिर फ्लिपकार्ट और बड़ा जब जाइंट होगा तो उन दोनों में से कोई एक बड़ी कंपनी यहाँ पे एक्वायर कर लेगी इसे। ये इसी सोच के साथ रॉकेट इंटरनेट ने इस कंपनी को फंडिंग करी थी। जबोंग यहाँ पे पूरी तरह से भारत के मार्केट को एक्वायर करने की कोशिश कर रही थी और इसीलिए वो एकदम करेक्ट स्टेप भी इंडिया में ले रहे थे। जैसे कि वो इंडिया में कर रहे थे कि आप ओपन बॉक्स डिलीवरी करें। जैसे कि लोगों को बड़ा ही टेंशन होता था कि डिलीवरी में पता नहीं क्या आ जाता है, कभी पत्थर आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो इनका डिलीवरी मैन जब लोगों के घर के सामने जाता था तो वो बॉक्स खोल के दिखा देता था प्रोडक्ट, तब लोग खरीदा करते थे ताकि लोगों में ट्रस्ट बन जाए। ये 30 डे रिटर्न का भी यहाँ पे गारंटी दिया करते थे। उसके साथ ही ये अच्छे से अच्छे ब्रांड्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश किया करते थे। यहाँ पे इन्होंने कई टाइप के एडवर्टीजमेंट्स भी लॉन्च किए ताकि बड़े ब्रांड्स इनके साथ आगे जुड़ जाएं।
इसीलिए साल 2014 में जेबोंग ने पार्टनरशिप करी थी स्टाइलिस्टा से, जो कि एक फैशन प्लेटफॉर्म था, ताकि इंडिया के कुछ बड़े डिजाइनर्स इनके प्लेटफॉर्म पे आ सके, जैसे कि निशिका लुल्ला हो गई, प्रियदर्शनी राव हो गई, वॉन्डेल रॉड्रिक्स हो गए, और साथ में इनका एक बहुत बड़ा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट था। इनके पास 2000 से ज़्यादा ब्रांड्स हो गए थे और 2 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इनके प्लेटफॉर्म पे बहुत इजीली एक्सेसिबल थे लोगों के लिए। ये फैशन का पूरा एक बड़ा मार्केट क्रिएट कर रहे थे इंडिया में। उसी समय अगर हम बात करें कि साल 2014 में जो इनका रेवेन्यू था वो $76 मिलियन था, और वही साल 2015 में बढ़ के $132 मिलियन की इनकी टोटल रेवेन्यू हो चुकी थी। और वहीं अगर हम बात करें साल 2013 के एंड में इनका करीब 36% कस्टमर रिपीट होते थे, और वहीं 2014 में बढ़ के वो 51% हो गए। तो मतलब यहाँ पे कंपनी कुछ अच्छा करने की तो कोशिश कर रही थी, ये डेटा क्लियर बताता है। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी पूरे 2 बिजनेस मॉडल पे चलने की कोशिश कर रही थी, एक इन्वेंट्री मॉडल और दूसरा मार्केट प्लेस मॉडल। मतलब कुछ मटेरियल्स या कुछ कपड़े वो खरीद के अपने पास रख लेते थे इन्वेंट्री मॉडल में, और जब डिमांड आती थी तो वो उसको बेचा करते थे। तो जब बड़ी इन्वेंट्री रखते हैं तो आपको प्रोडक्ट का मार्जिन काफी ज्यादा बच जाता है। और दूसरा जो मार्केट प्लेस मॉडल था वो ये था कि डायरेक्ट सेलर से ऑर्डर आया और सेलर ने डायरेक्ट वहां पे प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा दिया। अब बीच का ये लॉजिस्टिक और ऑपरेशन देखा करते थे। तो ये पूरा इनका 2 टाइप का मॉडल था और इस हिसाब से कंपनी यहाँ पे चल रही थी। वहीं जेबोंग ने NBA के साथ भी पार्टनरशिप किया ताकि कुछ ही ऑफलाइन स्टोर्स भी इंडिया में खोल सकें। और अगर हम जेबोंग की टोटल सेल्स देखें तो साल 2013 के मार्च तक इनको करीब 7-8 हज़ार यहाँ पे ऑर्डर्स आ रहे थे पर मंथ, और वहीं अगर उसके सितंबर के मंथ की बात करें तो वो जस्ट डबल होकर 14 से 15 हज़ार ऑर्डर्स होने लगे। तो मतलब कंपनी एक्सपेंशन तेजी से कर रही थी, और वहीं ये इंटरनेशनली भी जाने की कोशिश कर रहे थे। jebongworld.com नाम से ये इंटरनेशनली यहाँ पे सेल्स जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे US, मॉरिशस और उसके बाद मलेशिया जैसी कंट्रीज से इनको ज्यादा ऑर्डर्स यहाँ पे आते जा रहे थे। बेसिकली जेबोंग इंडिया को एक फैशन का नया ट्रेंड देना चाहता था। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे जेबोंग अपैरल सेल कर रहा था, जेबोंग फुटवेयर सेल कर रहा था, जेबोंग यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहा था, और ये अपने एड कैंपेन्स के थ्रू भी इंडिया को एक नया ट्रेंड देने की कोशिश कर रहे थे। तो आइए थोड़ी सी इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम समझने की कोशिश करें। जैसे कि इन्होंने एक नया एड कैंपेन लॉन्च किया था BU नाम का। अब उससे इन्होंने कई एड कैंपेन्स बनाए जिसमें यह था कि आप जो ओरिजिनली हैं आप वही रहिए। और इसके बाद इन्होंने एक नया एड कैंपेन दिया, फैशन निकला मन फिसला। इस पे भी इन्होंने कई सारे एडवर्टीजमेंट बनाए थे। Fashion निकला मन फिसला, more brands, more trends, more styles. Jabong.com. और इसके बाद इन्होंने चित्रांगदा सेन के साथ पूमा का एक एडवर्टीजमेंट किया था जिसका एड कैंपेन का नाम था गेयर अप। अब ये भी एड कैंपेन इंडिया में चला था। कुछ इन्होंने मूवीज को टच करने की कोशिश की थी, जैसे कि ये जवानी है दीवानी में रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की जो थी। इसके बाद इन्होंने भाग मिल्खा भाग के बाद भी इन्होंने कुछ एड कैंपेन उस टाइप के बनाए थे कोलैबोरेशन करके। इन्होंने कुछ सेलिब्रिटीज को भी अपने एडवर्टीजमेंट पे लाया था, जैसे कि आलिया भट्ट हो गई, यहाँ पे अगर हम बात करें कि कंगना रनौत हो गई, और इस टाइप से दिलजीत दोसांझ को भी उन्होंने लाया था, ताकि एक नया जो फैशन का ट्रेंड है, ये न्यू एज पीपुल्स हैं, तो इनके थ्रू एडवर्टीजमेंट किया जाए। कंपनी के स्ट्रेटजीज काफी अच्छी दिख रही थी और कंपनी काफी पॉपुलर भी होती जा रही थी लोगों के बीच में। लेकिन यहाँ पे साल 2016 में जुलाई में एक न्यूज आती है कि यहाँ पे जो मिंत्रा है उसने जेबोंग को एक्वायर कर लिया करीब $70 मिलियन में। ये बड़ी एक शॉकिंग न्यूज थी मार्केट के लिए, और इस तरह से जेबोंग पूरी तरह से मिंत्रा की हो गई। मिंत्रा ने इसे 4 साल चलाया, साल 2016 से लेकर 2020 के फरवरी तक, और इसके बाद यहाँ पे कंपनी ने इसको बंद कर दिया। और अब अगर आप जेबोंग खोलेंगे तो आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप मिंत्रा की साइट पे। तो ये था इस पूरा कंपनी का एंड हो गया इस तरह से। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ ऐसी कमियां थी जो कि आपने कहीं पॉइंट आउट नहीं की। तो आइए उस पर हम बात करते हैं जिस वजह से इस कंपनी को बंद होना पड़ा, जो एक टाइम से मिंत्रा से काफी आगे चल रही थी। तो ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी फेल हो गई मार्केट में? तो आइए इन रीजंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा रीजन है कि इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस उतनी अच्छी नहीं थी। इनके 4 जो को फाउंडर्स थे समय के साथ वो अपनी टीम को छोड़ते गए, मतलब मनु कुमार जैन ने छोड़ा, फिर इनकी जो अगली को फाउंडर थी उन्होंने छोड़ा, और साल 2015 के एंड तक बाकी दोनों को फाउंडर्स ने भी इस कंपनी को छोड़ दिया, क्योंकि जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स आए थे उन्होंने कुछ इस तरह के कंपनीज पे प्रेशर बनाने चालू कर दिए कि यहाँ पे लोगों ने कंपनियां छोड़नी चालू कर दी। यही मनु कुमार जैन हैं जिन्होंने शाओमी को दुनिया की ऊंचाइयों तक ले गए ये, और यही जेबोंग फेल हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं अच्छा था, कंपनी के CEO लगातार चेंज होते जा रहे थे, तो कंपनी एक किसी तरीके पे टिक नहीं पा रही थी मार्केट में। तो सबसे मेजर रीजन तो ये है। अगर हम दूसरे रीजन की बात करें तो कंपनी यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटिव एज नहीं था इस कंपनी के पास। जैसे कि अगर हम बात करें मार्केट में मिंत्रा, फ्लिपकार्ट,
जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, तो वो कुछ ना कुछ एक चीज़ों को लेके मार्केट में चल रही थी, उनके पास बहुत पैसे थे। लेकिन इस कंपनी के पास कुछ ऐसा नहीं था जो फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से अलग हो। ये वही चीज कर रहे थे जो फ्लिपकार्ट और मिंत्रा कर रहा था, तो वो इनसे बेटर ही कर रहे थे क्योंकि उनके पास बहुत पैसे थे और जबोंग के पास एक लिमिटेड मनी था। तो जबोंग यहाँ पे क्या कर रही थी, जिस तरह से वो लोग डील्स और डिस्काउंट दे रहे थे जबोंग भी देने लग रही थी। और एक टाइम ऐसा आया जबोंग को कैश की जरूरत थी और इनकी जो यहाँ पे इन्वेस्टर थे बड़े, उन्होंने पैसे देने से मना कर दिए। तो यहाँ पे कैश आउट हो गई है अचानक से पूरी तरह से मार्केट में। ये भी पूरी तरह से मार्केट में पैसे बर्न करते जा रहे थे और उस एक टाइम ऐसा आया कि मार्केट में इनका पैसा खत्म हो गया। अगला जो एक इंपॉर्टेंट रीजन है, इनका लैक ऑफ फोकस। यहाँ पे जब सीईओ चेंज हो रहे थे तो हर सीईओ एक नए विजन के साथ आ रहा था। तो कोई यहाँ पे स्केलेबिलिटी पे फोकस करता था, कोई यहाँ पे मार्केट कैप्चर करने पे फोकस करता था, कोई सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करता था। मतलब कंपनी किसी एक फिक्स चीज पे नहीं चल रही थी, एक फिक्स विजन पे कंपनी नहीं चलने की कोशिश कर रही थी, जो कि इनके मार्केट से बाहर होने का सबसे बड़ा एक रीजन बना। क्योंकि हर कंपनी का एक बेसिक विजन होता है, एक मिशन होता है जिस पे हर कंपनियां रन किया करती हैं। लेकिन जो आपका जो विजन है और आपके जो बेसिक लोग हैं, जब वही लगातार बदलते जाएंगे तो आपके एम्प्लॉइज पे भी वही इफेक्ट आएगा। दोस्तों, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर हम समझने की कोशिश करें किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के टॉप पोजीशन से लेके बॉटम पोजीशन तक हर सोच नीचे तक आती है। तो ये इस कंपनी में एक थोड़ा सा नेगेटिव थॉट चलने लगा था कि कंपनी कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है, जो कि एम्प्लॉइज में भी दिखने लगा था और एम्प्लॉइज इनके छोड़ते जा रहे थे। जब दोस्तों यहाँ पे मिंत्रा ने एक्वायर किया था इस कंपनी को, तो 150 एम्प्लॉइज को निकाला गया था, जो कि यहाँ पे एम्प्लॉइज को बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था कि बाद में हमको भी ना निकाल दिया जाए। इस वजह से जब एम्प्लॉइज ही आपके सिक्योर नहीं फील करेंगे तो वो कैसे बेटर परफॉर्म करेंगे। अगला जो मेन रीजन और है इस कंपनी के फेल होने का, कि कंपनी को यहाँ पे ये नहीं पता था कि हमें कब मार्केट से एग्जिट करना है। अगर इनको अपने आप को बेचना भी था तो सही समय होना चाहिए था उसका। जैसे कि एक बार ये भी हुआ था कि अमेजॉन ने जबोंग को खरीदने वाले थे करीब 1.2 बिलियन डॉलर में, तो अगर कंपनी को बेचना ही था तो ये उस समय बेच सकते थे। इन्होंने इतना वेट क्यों किया और अंत में 70 मिलियन डॉलर में खाली बेचे। दोस्तों, इनको कई बड़ी कंपनियां एक्वायर करना चाहती थी, जैसे कि आदित्य बिरला ग्रुप हो गया और कई इंडिया की बड़ी जायंट्स इनको खरीदना चाहती थी। कंपनी वहां पे वेट करती रही और जब कंपनी बहुत बुरे पोजीशन पे आई तब इन्होंने खुद को सेल किया। तो जब कंपनी को दूर से दिख रहा था कि हम फेल हो सकते हैं, तब इन्हें पहले ही बेच देना चाहिए था। अगली चीज कंपनी ये भी कर सकती थी कि इन्हें थोड़ा टाइम और वेट करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया का भी मार्केट 2015-16 के बाद तो तैयार हो रहा था। अगर कंपनी सस्टेन कर जाती तो ये टॉप 5 इंडिया के सबसे बड़े जायंट प्लेयर्स में से होते ई कॉमर्स के आज के डेट में। तो दोस्तों, आप भी कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि इस कंपनी में आपको क्या रीजन दिखाई देते हैं, किस वजह से यहाँ पे जबोंग पूरी तरह से मार्केट में फेल हो गया, जिसने अपना इतना बड़ा नाम बनाया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।